होगी? यस, देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड जिस मान लो कोई ये बॉडी है एम मास, ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट है, या मैं कोई दूसरी बॉडी स्मॉल बॉडी रख देता हूं और मैं कहता हूं दोनों के बीच में फोर्स निकालो, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। बस आपको मैं डिस्टेंस बता दूं तो आपको फार्मूला पता है बेटा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, आप वैल्यू पुट करेंगे और निकल आएगा। ओके, मान लीजिए जो भी फोर्स आया मैंने उस फोर्स को यहां पे डिनोट कर दिया बेटा, एफ ए से डिनोट कर दिया। अब मान लीजिए इस बॉडी को मैं ए से डिस्प्लेस करके बी पे ले गया, सेम बॉडी, अगेन मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं, सिंपल, डिस्टेंस बतानी है मुझे, आप कर पाएंगे, फार्मूला आता है हमें जी एम एम बाई आर स्क्वायर करके। ओके, ये फोर्स आ गया बेटा, एफ बी आ गया, एंड सो मान लीजिए मैं थोड़ी देर में यहां आ गया, एफ सी निकालो, एंड मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सभी सब आप जो सही जवाब दोगे उसका, कि इनमें से सबसे छोटा फोर्स कौन सा होगा? एफ सी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है, आपने कहा था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होता जाएगा बेटा? कम। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात ये है, विद रेजिस्टेंस जो मैंने मेन बॉडी कंसीडर की थी, इससे दूर जाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी बेटा, और कम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं जाकर ये वैल्यू जीरो भी होगी। मैं कहता हूं अगर लार्ज डिस्टेंस, मैं कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूं कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, कितनी भी डिस्टेंस लंबी जाकर, पर कहीं ना कहीं तो सब चीज अगर डिक्रीज होती जा रही है तो कहीं ना कहीं जीरो होगी बेटा। तो अगर मैं इसे सेंटर कंसीडर कर लूं और ओडी रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करूं, ब्लैक बोर्ड तो सर्कल ही है और 3D में बॉडी रखी हुई है, ओके, और इसके सामने इसमें क्या कंसीडर कर लूं बेटा? स्फीयर कंसीडर कर लूं, तो स्फीयर के अंदर मैं अपनी इस सेकंड बॉडी को कहीं भी रख दूं बेटा, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी बताओ? कहीं रख देंगे हम, ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ओके, और इसे बाहर रख दो नहीं लगाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। तो ये जो स्पेस बन गया, ये जो मैंने दिखाया डॉटेड लाइन से, द स्पेस अराउंड द गिवन मटेरियल बॉडी, मटेरियल बॉडी मींस इसमें मास, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंडीशन नहीं, मास होना चाहिए, ओके। तो गिवन बॉडी के सराउंडिंग्स का वो स्पेस इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, और इफेक्ट क्या चीज है यहाँ पे? इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फेल्ट बाय सम अदर बॉडी। तो उस स्पेस को, उस एरिया को, उस जगह को क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड एक जगह का नाम है, स्पेस का नाम है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमने इस बॉडी का कैलकुलेट किया है, बड़े वाली बॉडी का। इस बॉडी को हम बोलते हैं बेटा सोर्स मास। क्यों बोलते हैं सोर्स मास? क्योंकि क्या पैदा कर रहा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा कर रहा है। और स्मॉल एम का तो काम क्या है? आपको चेक करके बताना यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ कितना इफेक्ट है, यहाँ कितना इफेक्ट है, यहाँ कितना इफेक्ट, और अलग अलग पॉइंट पे चेक करके बता रहे हैं। इसलिए बेटा स्मॉल एम को बोलते हैं टेस्ट मास, ओके। ये तो बात ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। अब बारी आती है इसको मेजर करने का, कितना इफेक्ट है। तो बेटा वो जो इफेक्ट है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ई से भी नोट कर सकते हैं हम, आई से भी करते हैं, कुछ लोग ई से करते हैं, कुछ आई से करते हैं, दोनों सिंबल ठीक है इसके लिए, ओके। वो अलग बात है, लेटर ऑन फ्लो में हम इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलना शुरू कर देते हैं। पर सही मानिए ग्रेविटेशनल फील्ड कोई क्वांटिटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक जगह का नाम है। क्वांटिटी तो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। पर चलो ठीक है, कोई नहीं, फ्लो में हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी समझ सकते हैं। तो कहता है कि जिस भी बॉडी पर आपको इफेक्ट निकालना हो ना, उस बॉडी पर एक यूनिट मास की बॉडी रख लो, यूनिट मास जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1। मान लो सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम ले लिया हमने, ऐसा यूनिट है तो 1 किलोग्राम ले लिया हमने, बस वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी? 1। यूनिट मास की बॉडी रख दो बेटा, और उस यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हो वो पॉइंट किसके अंदर होना चाहिए? फील्ड के अंदर होना चाहिए बेटा।
At any point in the gravitational field is the force experienced per unit mass placed at that point. ठीक है, यूनिट मास बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उस फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास जरूरी नहीं ऐसी बॉडी अवेलेबल है जिसका मास 1 हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने मान लीजिए एम मास की बॉडी रख दी, ठीक है, एम मास की बॉडी रख दी यहाँ पर और उसके ऊपर फोर्स निकाल दिया आपने। मान लीजिए डिस्टेंस आपके पास r है बेटा, ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, G m बाई क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया। तो कहता है कि हम m मास पर फोर्स लगा कितना, F, यूनिट मास पर कितना लगेगा बेटा, m बाई n, और जो यूनिट मास पर फोर्स लगे उसी को हम क्या कह रहे हैं, E कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं बेटा, ओके। E जो हो गया वो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर देखे तो F बाई m, ये फार्मूला बन गया बेटा किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, F अपॉन m पर यूनिट मास हो गया। यूनिट की बात कर लें, पहली बात तो देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो E भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और E की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की है, क्योंकि m इज पॉजिटिव नंबर ऑलवेज। अगर बाय चांस नेगेटिव हो पाता तो एक चांसेस थे कि अपोजिट भी हो सकती थी, पर m तो हमेशा प्लस का नंबर आना है, इसलिए E की वही डायरेक्शन होगी बेटा जो F की होती है। और फोर्स की डायरेक्शन इस बॉडी में निकालूं मैं तो इधर होगी कि नहीं होगी, टुवर्ड्स सोर्स बॉडी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, टुवर्ड्स द सोर्स बॉडी सेंटर ऑफ द सोर्स बॉडी। क्लियर रहेगा, ओके, सिंपल बात। यूनिट तो आप बताओ कितनी क्या बन जाएगी, न्यूटन पर केजी हो गई, ठीक बात है। सीजीएस क्या बन जाएगी, डाइन पर ग्राम बन गई, बिल्कुल ठीक बात है। डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, L1 और T m से m कट जाएगा। ये किसी और का भी होता है, एक्सेलरेशन का भी तो होता है, ठीक है ना, यानी ये डायमेंशनल भी तो किसके बराबर आ गई, एक्सेलरेशन के बराबर आ गई। चलिए वैल्यू वाइज देखते हैं एक बार। F gmm बाई r स्क्वायर है बेटा, तो आपने कहा E जो हो गया वो F बाई m, और ये देखो gm बाई r स्क्वायर, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर या उस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वेरिएबल है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो E भी प्लेस टू प्लेस क्या होगी, वेरी करेगी, पर ये दोनों हमेशा क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड यूनिट वाइज चलो ठीक है, अलग चीज की, ठीक है ना, न्यूटन पर केजी में, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलता है, पर वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आपने क्या बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों क्या होंगे बेटा, सेम, ठीक है। अब मैं कुछ ग्राफ्स करवा रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के, पीछे बनाएंगे आप अपने नोट्स के अंदर इससे रिलेटेड। डाल देगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बहुत आसान है क्योंकि मैं फोर्स आप लोगों को पहले समझा चुका हूं सारे, ठीक है ना, तो बस उसमें सिंपल किससे डिवाइड करते जाएंगे, मास से डिवाइड करते चले जाएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नंबर 1 ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, होलोस्फीयर भी बोलते हैं, ड्यू टू स्फेरिकल सेल और होलोस्फीयर। देखो बेटा फोर्स होलोस्फीयर का याद दिलाता हूं, ये आर रेडियस का था, मान लीजिए इसका खुद का मास है था, मैं यहां पर हूं, फिर याद दिला देता हूं, एक बार बताया था बेटा, एक बड़ा आसान सा तरीका हमने पढ़ा है बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए, कि जिस पॉइंट पर आप हो ना, सेंटर हो तो सेंटर रखो, ठीक है, और जहां पर आप हो उतनी, जैसे मान लीजिए आप पी पर है, ओपी रेडियस का एक और स्फीयर ड्रा करना है, और इस स्फीयर के अंदर जितना मास आ गया वो किसी फॉर्म में
वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कैसे कंसंट्रेटेड हो बेटा, सेकंड पॉइंट मास और कहां पे रखा हुआ हो, सेंटर पे रखा हुआ। और इसलिए हमने ये निकाला था, अगर ध्यान हो बेटा, आर ग्रेटर देन आर के लिए ये हो गया ना, आउटसाइड के लिए फोर्स का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो सिंपल होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। क्योंकि इस पूरे स्क्वायर में तो पूरा मास आ गया, और पूरा मास तो कैसे बिहेव करेगा बेटा, जैसे कहां कंसंट्रेटेड हो, सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। ओके, जी एम एम बाई आर स्क्वायर आ गया। ई कितना बन गया देखो, एफ बाई एम, ये आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड में। स्मॉल आर इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। स्मॉल आर क्या चीज है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कैपिटल आर रेडियस है जो फिक्स है, ठीक है। स्मॉल आर जो है इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेकेंड पार्ट, आर आर हो जाएगी एट सरफेस, जी एम बाई आर की संख्या आ गया आर स्क्वायर। तीसरा, आर लेस देन आर हो बेटा, क्या बताया था, फोर्स जीरो। एक बार फिर रिमाइंड करवा देता हूं क्या बताया था। आप मान लीजिए यहां पर आ गए, आर लेस देन आर मतलब आपका पॉइंट यहां पर आ गया, क्यू पॉइंट ये बन जाएगा। अब इस स्फीयर में मास कितना है बताओ, कुछ भी नहीं है ना, मास तो होलो स्फीयर है, मास तो कहां पर है, सर्कमफ्रेंस पे बेटा। अब आप यहां पर हो तो आपने तरीका तो वही, सेंटर से ओपी तक का रेडियस का एक स्फीयर ड्रा किया, और उस स्फीयर के अंदर जो मास होता है वो अंपर फोर्स लगाता है बस। तो यहां पे तो मास है ही नहीं, मास नहीं है तो फोर्स क्या हो गया बेटा, जीरो, फोर्स जीरो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो भाई हमने ग्राफ प्लॉट करना था बेटा, ई और आर के बीच तीन हिस्सों में डिवाइड कर दूं। आर लेस देन आर मीन्स इनसाइड, आर इक्वल टू आर मीन्स सरफेस बेटा, और आर ग्रेटर देन आर मीन्स आउटसाइड। इनसाइड जीरो, इसी के ऊपर आ गया ई जीरो। सरफेस पे एकदम से जीएम बाई आर, एक फिक्स वैल्यू है, कभी आपको मास भी फिक्स है, रेडियस ऑफ आर बॉडी फिक्स है, ठीक है ना। स्मॉल आर वेरिएबल है, कैपिटल आर वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर पहुंचे एकदम से ग्राफ, ये वैल्यू मान लेते हैं जीएम बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे बेटा ये वैल्यू हो गई एकदम से। एंड फिर आउटसाइड बताओ कम हो जाएगी, कैसा ग्राफ, से हाइपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो हाइपरबोलिक। कैसा होता है बेटा, हाइपरबोलिक इन नेचर, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सरफेस पे देखो बड़ी मजेदार बात है, अगर मैं सेंटर ऑफ और सरफेस पर पहुंचू तो ई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, नहीं। अगर मैं इंफिनिटी से चलता हुआ ये देखो, और मैं सरफेस पे पहुंचता हूं तो आर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो गड़बड़ हो गई, एक पॉइंट पे दो वैल्यू हो गई। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बेटा इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी इन फंक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, डिसकंटिन्यूटी। मैथमेटिक्स के वाले कहते हैं एक पॉइंट पर दो वैल्यू चल जाए तो, ठीक है। मैं और बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं बेटा, किसी भी ग्राफ को जीरो से इंफिनिटी तक बनाते वक्त अगर आपको पेन या पेंसिल उठाना ही ना पड़े तो वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए पेन पेंसिल में एकदम से ब्रेक लाना पड़े, जैसे आप देखो यहाँ तक जाओगे और फिर एकदम से यहाँ जाओगे,
बीच में ये तो मैंने जस्ट वैसे बनाया ना, कुछ है नहीं यहाँ तो क्या होगा बेटा एकदम से ब्रेक आ गया नहीं आ गया ग्राफ में, डिसकंटिन्यूटी आ गई ग्राफ में, तो इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ठीक है, तो एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी due to spherical cell is discontinuous at the surface, that is क्या मतलब इसका, that is E has, E लिख लो पूरा, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखोगे, E has two values at the surface। अंदर से देखते हुए आ रहे तो जीरो, बाहर से देखते हुए आ रहे तो इंफिनिटी। ये तो बेटा होलोस्फीयर की वजह से, स्फेरिकल सेल की वजह से। अब दूसरा करें सॉलिड स्फीयर, फोर्स उसके भी बता चुका हूं आप लोगों को। हाँ, तो देखो तो क्या आएगा, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, आर रेडियस का, और पूरे के अंदर जो मास है वो कितना, कैपिटल है। मैंने कहा था अगर बाहर होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्फीयर होलो है या सॉलिड है, क्योंकि बाहर में तो वही कॉन्सेप्ट। देखो मैं पी पर आया, ये डिस्टेंस आर बेटा, मैंने क्या बताया था, यहां से स्फीयर ड्रा करूंगा तो इस स्फीयर में टोटल मास आ जाएगा यहाँ में, तो सारा मास ऐसे बिहेव करेगा जैसे कहां कंसंट्रेटेड हो, सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, सारा ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पे हो। तो वही फार्मूला बन जाएगा। पहला आर ग्रेटर देन आर के लिए तो बेटा फोर्स हो गया वही जी एम एन बाई आर स्क्वायर, ई आपने कहा है बाई एम, जी एम बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड में दोनों में होलो सॉलिड्स एक बात है बेटा, होलो से सॉलिड। दूसरा बेटा आर इजकल टू आर, सरफेस पर वही हो गए, क्योंकि सरफेस को भी हम वहीं से देख रहे हैं, जीएम बाई आर स्क्वायर। ये है मेन बात जो अलग हो गया पिछली बार से हमने निकाला था। फिर याद दिला दो, देखो बेटा आप यहां आ गए, पी पॉइंट यहाँ ये आर हो गया, तो आप फिर आपने ओपी रेडियस का स्पीड आ गया ना हर बार। अभी पूरा मास एम नहीं है,
दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस मान लो ये कोई सोर्स बॉडी है मेरे लिए, ठीक है, एम मास की है और इसकी अपनी रेडियस हो सकती है आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड नॉट ऑफ इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता है gm/r²। तो r जब इंफिनिटी होगी तभी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, नो डाउट ये इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए स्मॉल एम मास की बॉडी है बेटा और मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है यहाँ पे किसी पॉइंट P पॉइंट, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बेटा, r डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर से r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम ये मानते हैं कि शुरू में मेरी जो ये बॉडी है बेटा वो कहां पड़ी हुई है, इंफिनिटी पर पड़ी हुई है। और इस बॉडी को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट जो भी आपने कंसीडर किया है, इस बॉडी को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, मैं करूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स करे, कोई ना कोई एजेंट तो करेगा ना, कोई फोर्स तो करेगा, ठीक है कि नहीं। तो वही जो वर्क डन होगा बेटा, वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी, यूनिट मास की कोई कंडीशन नहीं है अभी, ठीक है। जो यूनिट मास की बॉडी है जिसको लेके आना है, गिवन बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एंड डेफिनेटली जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट किसके अंदर होना चाहिए बेटा, आपका फील्ड के अंदर होना चाहिए। फील्ड के बाहर होगा तो कुछ मिलेगा ही हमें। सर हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स ही कर लेंगे। हाँ तो हम कर लेंगे, तो मालूम होता है कि आप नोट करोगे कि वो फोर्स किसने किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं किया। कल क्या होता हमने कि न्यूट्रल पॉइंट के बाद का काम तो मून अपना आप कर लेगा, तो ये बात है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, फिलहाल कोई ना कोई, मैंने आपको जरूर बोला था, कोई ना कोई एजेंट तो वर्क करेगा ना, मैं कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स करे, सिर्फ और फोर्स करे, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते नहीं कभी भी, वो अभी भी नहीं करनी हमने। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, वो क्या कहलाता है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर बेटे तू नोट्स में बाद में पढ़ लिया, अगर इधर ब्लैक बोर्ड पे देखो, नोट्स तो घर पे दे जाते हैं ना पढ़ने के लिए। मान लीजिए इस बॉडी को बेटा हम मूव करवा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये बॉडी ए पर पहुंच गई। वर्क के लिए दो तरीके लगाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सीधा, या समटाइम फिजिक्स वाले इंटीग्रेशन करते रहते हैं, पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखी है कब इंटीग्रेशन करेंगे और कब नहीं, तो वो चेक कर रहा हूं। मान लीजिए यहीं पर आ गया बेटा और ये डिस्टेंस है x, तो यहां पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स होगा, m बाई r की जगह कितना हो गया, x² हो गया बेटा। डायरेक्शन किधर होगी, हाँ मतलब सेंटर की तरफ, जो भी बॉडी है, ठीक है, इधर होगी फोर्स की डायरेक्शन। अब बताओ इस सोच से मैंने फोर्स लिख दिया है कि वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है, होगा। कैसे पता चला होगा, एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, यानी फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी है, और जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, इंटीग्रेशन की। हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का निकालते हैं एंड देन फिर उसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ए से बी तक बॉडी को मूव करवाएंगे, ए से बी तक, लेट अस डू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने, ठीक है। तो dw कितना हो जाएगा, एज यूजुअल आपको पता ही है, f dx cos ऑफ 0 डिग्री, f भी इधर ही है, dx भी इधर ही, दोनों सेम डायरेक्शन। cos 0 1 हो गया आपका, तो ये हो गया मेरा dw gmm x² इंटू d। बताओ ठीक है कि नहीं, हमें वर्क निकालना है कहां से, इंफिनिटी से P तक का, तो क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन। और ये क्लियर रखना इंटीग्रेशन क्यों किया हमने, क्योंकि फोर्स वेरिएबल, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन
कहां से कहां तक है? इंफिनिटी से पी तक का है, लिख भी दिया मैंने, सिंपल से वर्क डन है, कहां से का? इंफिनिटी से पी तक का। ये हो गया बेटा इंफिनिटी से पी GMM by x square into dx। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ओके, तो क्या आ जाएगा देखो बेटा, ओ चलो आप लोग बता देना, मैंने रब कर दिया। GMM बाहर dx by x, वेरिएबल मेरा x है ना, डिस्टेंस है, वेरिएबल x है। ओके, तो इंफिनिटी में जब होगा तो x की वैल्यू इंफिनिटी में इंफिनिटी x क्या चीज है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मान लीजिए आप इंफिनिटी पर हैं, इंफिनिटी में है तो कितना हो गया x की वैल्यू? इंफिनिटी हो गई, तो ये तो इंफिनिटी हो गई। अब ये थोड़ी p अपर लिमिट है, ये तो बताया गया कि इंफिनिटी से p, और p पर आ जाएगा r हो जाएगा। डायग्राम में बताया था हमने, जहां पर फाइंड आउट करना वो डिस्टेंस क्या मानी थी बेटा? हमने r मानी थी, ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? r आ जाएगा। इस समझ में आ गया? p को r से, p तो पॉइंट है, लिमिट में तो वैल्यू चाहिए ना वेरिएबल की, तो उसकी इनिशियल वैल्यू इंफिनिटी, फाइनल वैल्यू। कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन? माइनस पावर ऊपर चली जाएगी। पहला एक स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ कर दूं x की पावर -2, एक बढ़ा दो, नई पावर से डिवाइड, पावर में एक ऐड करेंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो x की पावर कितनी हो गई? -3 हो गई। -1 बढ़ाओ जी, बढ़ा मान लेते GMM x की पावर -1 बेटा अपॉन -2 + 1 करेंगे बेटा, ठीक है। तो इस माइनस को बाहर ले जाओ, एक के माइनस को बाहर ले गया, और इसको 1/x लिख देता हूं बेटा, इंफिनिटी से r। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया w इंटू p माइनस GMM 1/r माइनस 1/infinity, तो 0 हो गया आपके पास। हटाओ पर इसको दो, ठीक है ना, ये बच गया बेटा। और एज पर माय डेफिनेशन यही मेरे लिए किसका काम करेगी? पोटेंशियल एनर्जी एट, यूजुअली नोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी आ गया बेटा -GMM/r। सिंपल डेरिवेशन है, तो सीधी कॉन्सेप्ट ये कि हमारी डेफिनेशन को पकड़ना है। बस हमने डेफिनेशन कहती है बॉडी को इंफिनिटी से पी तक लाने के लिए जो वर्क है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो हमने कहा किसी पर्टिकुलर टाइम पर ट्रैक करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में डिसीजन लेना था। तो हमने मान लिया किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो ए पर थी, ओके, तो इंटीग्रेशन से सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो हमने देखा फोर्स हो गया GMM/x², तो आपने जैसे x को देखा आपने खुद पकड़ लिया कि x वेरिएबल है तो फोर्स भी क्या होगा? वेरिएबल होगा, तो भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो तरीका हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम में देखा था, फोर्स 0 इन टोटल वर्क के लिए इंफिनिटी से कहां तक? p तक, GMM बाहर आ गया बेटा, ओके, तो ये क्या आ गया आपका, और ये बच गया था x की -2, पावर में ऐड किया, नई पावर से डिवाइड किया बेटा, ये माइनस बाहर चला गया, एंड ये आ गया -GMM/r। माइनस को पकड़ना है, अगर वेक्टर होता तो हम कहते थे अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी बेटा। माइनस का मतलब है बेटा कि यहां पर जो वर्क डन किया गया है दैट इज बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होगा यू विल फाइंड आंसर इन नेगेटिव, एनर्जी में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में वो पढ़ते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम में भी, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं इनमें? तो एनर्जी आती है -13 पॉइंट्स कितनी ज्यादा है, तो वैल्यू याद आए ना, ये माइनस याद आना चाहिए बस। तो भाई ये बताना चाह रहा हूँ माइनस का मतलब क्या था? अट्रैक्टिव। बेटा जब भी अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे आपने बात करी इस फोर्स का निकाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्टिव, ठीक है बेटा। ये देखो पॉइंट लिखा गया है, नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी मीन्स this amount of work is done by the attractive forces। मिल गया पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा बताओ, ये तो बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये देखो नोट्स में देखो, R बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं सर बढ़ेगी,
नेगेटिव भी तो है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर नेगेटिव नहीं होता तो ठीक था, 4 बढ़ने से वो घट जाती है, किसी वालों के लिए माइनस नहीं होता तब तो ठीक है। जैसे r बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो जाती है, मान लीजिए 10 हो जाती है, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 लाइक ऐसे कुछ हो रहा है। इन अब इन सब का आगे क्या लगा हुआ है, माइनस 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 माइनस, तो अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना का, ठीक है। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ लिखा है एज r इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू नेगेटिव साइन बेटा, ओके। सो नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर तो 0 ही होता है, ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगी भाई। देखो G M M R ये सारे पॉजिटिव नंबर हमेशा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस की रहेगी, ओके। तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर तो क्या होता है, 0, और ये 0 कब होगी, जब R क्या हो जाए, तो बेटा R इंफिनिटी पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास 0। अगले पेज में शायद ये लिखा हुआ है एट R इक्वल टू इंफिनिटी gravitational potential energy is 0, that is maximum value of gravitational potential energy, and hence infinity is also called zero energy level या zero energy state भी कहते हैं with respect to gravitational energy। सब एनर्जीज के लिए सबके लेवल का काम होता है, ओके। इस केस में क्या करना, हम गिवन बॉडी को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक उठाकर लेकर आए, तो वो हमने कैलकुलेट किया था। और अगर जैसे हमने फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में किया था, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि बॉडी यूनिट मास की होनी चाहिए, ठीक है, तो बेटा अगर हम यूनिट, बाकी सब कुछ सेम है, बस स्मॉल m की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में फिर बेटा यही जो बर्तन है ये कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वही V 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी V होता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल भी V होता, हाँ यूनिट वोल्ट नहीं होती, वो अलग बात है यहाँ पे, ओके। तो डेफिनेशन तो वही होगी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी, दोनों डेफिनेशन में लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है। वहां पर हम कहेंगे गिवन मास बॉडी, और यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। एम मास की बॉडी को लेकर आने के लिए अभी आपने वर्णन किया W, अभी जो भी कैलकुलेट किया आपने, तो यूनिट मास की बॉडी के लिए कितना हो जाएगा, W बाई M। तो भाई पोटेंशियल एट T का आ गया G W बाई M, पहली बात। और अगर बाय द स्कूल एग्जाम्स में टीचर डेरिवेशन भी पूछते हैं बेटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन करते हुए आएंगे आप यहां तक करके, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा माइनस GM बाई, एक एम कर सकते, GM बाई R हो गया हमारे पास, ओके। कोई दिक्कत, पोटेंशियल भी इंफिनिटी पे मैक्सिमम हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों देख लो बेटा, क्योंकि G M और R ये तीनों प्लस के नंबर है हमेशा, ये प्लस के नंबर तो पोटेंशियल भी हमेशा किसका होगा, प्लस का होगा। ऐसी क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर, कैसे, यस, वर्क भी स्केलर, मास भी स्केलर, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करो बेटा, क्या बन जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या बन जाएगी, मैंने कहा तो वोल्ट नहीं होगी यूनिट, जूल पर केजी, यस, ऐसा यूनिट की बात करोगे तो जूल पर केजी, बेटा केजी होगा, मास है ये, मीटर नहीं है, लेंथ नहीं है, मीटर दूसरा लिखता है, लेंथ लिखता है, मास है ये, वर्क डन पर यूनिट मास, ओके। सीधे स्पीड बताओ, R पर ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला M1 L2 T-2 तो जूल का, और ये मास का L2 T-2, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया बताओ, ठीक है। इट विल बी वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, वो आया था हमारा किसके बराबर, एक्सेलरेशन की, ये वेलोसिटी स्क्वायर। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग